नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो हमारी जो कल जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था अजंता की गुफा के बारे में। तो हमारा ये टॉपिक अजंता की गुफा का कल फिनिश हो चुका था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाघ की गुफा। तो नोट कीजिए, बाघ की गुफा। बाघ की गुफा। तो ये जो बाघ की गुफा है ये है मध्य प्रदेश के धार जिले की ग्वालियर रियासत में विंध्य पहाड़ी पर वग्नि या बागमती नदी पर ये स्थित है। और ये जो बाघ की गुफा है किस धर्म से संबंधित है? ये है आपका बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। और अगर हम बात करें कि जो आपकी जो बाघ की जो गुफा है, ये बाघ की गुफा का जो प्राचीन नाम था ये था कलियन। और अभी स्थानीय नाम अगर इसका जो बताया जाता है वो है पंच पांडव की गुफा। और जो इसके जो खोज करता थे वो थे डेंजरफील्ड। कब इन्होंने खोज की थी? उसका जो टाइम है वो है 1818 ईस्वी में। तो इसे नोट कर लीजिए। बाघ की जो गुफा है वो मध्य मध्य प्रदेश के धार जिले में धार धार जिले में ग्वालियर ग्वालियर रियासत में, और ये विंध्य पहाड़ी पर विंध्य पहाड़ी पर ये स्थित है। नदी कौन सी है? नदी है वग्नि या वागमती। वग्नि या वागमती जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। क्या है ये? वग्नि या वागमती जो नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। क्या है ये? वग्नि या जो बागमती नदी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। इसी में हम बात करेंगे कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है। तो बाघ की जो गुफाएं हैं ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्राचीन नाम था बाघ की गुफा का, प्राचीन नाम क्या था? बाघ की गुफा का जो प्राचीन नाम था वो था कलियन। प्राचीन नाम क्या नाम था? प्राचीन नाम कलियन। इसी में जो इसका स्थानीय नाम है वो है पंच पांडव की गुफा। स्थानीय नाम क्या है? पंच पांडव की गुफा। इसका जो प्राचीन नाम है वो है कलियन और स्थानीय नाम क्या है? पंच पांडव की गुफा। इसी के खोजकर्ता की अगर बात की जाए, बाघ की गुफा के जो खोजकर्ता है वो कौन है? खोजकर्ता है डेंजरफील्ड। डेंजरफील्ड। कब खोज की थी? 1818 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं जो अलग अलग जो थे जो खोज करता थे। सबसे पहले डेंजरफील्ड ने खोज की थी, फिर और लोगों ने जो खोज की थी उसमें उन्होंने टाइम पीरियड क्या क्या बताया इसका बाघ की गुफा का। तो जो निर्माण समय है वो लिख लीजिए। फर्ग्यूसन के अनुसार उन्होंने माना था दूसरी सदी ईस्वी। और इसी में बात करते हैं एम बी गैल्डे ने कब माना टाइम पीरियड इनका? एम बी गैल्डे ने माना था 6ठी से 7वीं सदी में। कब माना था? 6ठी से 7वीं सदी। इसी में हम बताते हैं स्मिथ। तो स्मिथ ने माना है 625 से 628 ईस्वी। क्या माना है स्मिथ ने? 625 से 628 ईस्वी। तो इन्होंने अलग अलग अपना इनका जो जब इन्होंने खोज की तो इन्होंने अपना अलग अलग टाइम पीरियड बताया इसका। लेकिन जो इसका उपयुक्त जो निर्माण समय माना गया है वो है 5वीं सदी। बाघ की गुफा का जो उपयुक्त निर्माण समय माना गया है वो क्या है? उपयुक्त जो निर्माण समय इसका माना गया है वो क्या बताया गया है इसका?
पांचवी सदी। तो क्या है इसका उपयुक्त निर्माण समय? 5वीं सदी। इसमें आप नोट कर लीजिए कि ये जो है, इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है कि किस धर्म से संबंधित है बाघ की गुफा, तो ये पूछ लिया जाता है। बाघ की गुफा है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। बाघ की गुफा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है। कौन से जिले में है? तो आप बताएंगे धार जिले में है। इसी में इसका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है और इसका जो स्थानीय नाम है, तो स्थानीय नाम क्या है इसका? पंच पांडव की गुफा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पंच पांडव की गुफा पूछ लिया जाता है कि ये जो गुफा है, ये गुफा और किस नाम से बुलाई जाती है? बाघ की गुफा भी बोली जाती है ये। इसी में इसके जो खोज करता है, ये है आपके डेंजर फील्ड। कौन है? डेंजर फील्ड। अगर इसके अलग अलग जो उन्होंने बताया, फर्ग्यूसन ने बताया 2वीं सदी ईस्वी, इसमें एम्बी गैरी ने बताया है 6वीं से 7वीं ईस्वी, स्मिथ ने बताया 625 से 628 ईस्वी। लेकिन इसका उपयुक्त जो अगर इसका टाइम पीरियड माना जाता है तो वो है 5वीं सदी। क्या है? 5वीं सदी इसका सही टाइम पीरियड है। इसी में हम आपसे बात करते हैं, जो यहाँ पे जो भित्ति निर्माण जो हुआ, मतलब जो भित्ति निर्माण हुआ वो कैसा हुआ था? टेम्परा विधि में इसका भित्ति निर्माण हुआ। उसका बाद हम बताते हैं भित्ति निर्माण। तो जो भित्ति निर्माण है वो टेम्परा विधि में हुआ। इसका अजंता में भी टेम्परा विधि में हुआ है भित्ति चित्रण, और इसमें बाघ की गुफा में भी भित्ति जो चित्रण हुआ है वो टेम्परा विधि में हुआ है। किसमें हुआ है? टेम्परा विधि में भित्ति चित्रण हुआ है। जो भित्ति चित्रण हुआ है वो टेम्परा विधि में हुआ है। बाघ की जो गुफाएं हैं वो मतलब किस युग से संबंधित है? गुप्तकालीन युग। बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन युग से संबंधित है। नोट कर लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? गुप्तकालीन है। ठीक है, बाघ की गुफाएं कैसी हैं? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इसी में हम बात करते हैं आपसे, जो यहाँ का जो रंग है वो रंग कैसे यूज किए गए? रंग, तो यहाँ पे जो रंग है लाल रंग यूज किया गया है। यहाँ पे यहीं पे पीला रंग यूज किया गया है, काला रंग, सफेद और नीला रंग, जिसे लैपिस लाजुली भी बोलते हैं। नीला रंग, लैपिस लाजुली। तो इसमें बाघ की गुफा में इन्हीं रंगों का इसमें यूज हुआ है। जो रंग बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है वो है हरा रंग। हरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें हरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो भित्ति अगर चित्रण की बात करें, टेम्परा विधि में भित्ति चित्रण हुआ है। बाकी जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं। रंगों में लाल, पीला, काला, सफेद और नीले रंग का प्रयोग हुआ है। जिस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है बाकी गुफाओं में वो है हरा रंग। तो हरे रंग का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। इसी में हम आगे बात करते हैं चित्रों की अनुकृतियों के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, चित्रों की अनुकृति। चित्रों की अनुकृति। समय क्या है? 1921 ईस्वी, जिसमें चित्रों की जो अनुकृतियां की अशित कुमार हलदार जी ने। अशित कुमार हलदार जी ने। सेकंड नंदलाल बोस जी ने। नंदलाल बोस जी ने। इसी में नेक्स्ट आएंगे नंदलाल बोस और सुरेंद्र नाथ कर। क्या आएंगे? सुरेंद्र
सुरेंद्र नाथ सुरेंद्रनाथ कर। चौथे हैं सर्किस सर्किस कचडेनियन सर्किस कचडेनियन। तो इन्होंने इसमें चित्रों की अनुकृतियां तैयार की असित कुमार हल्दार जी ने, नंदलाल बोस जी ने, और क्या आएंगे सुरेंद्रनाथ कर और सर्किस कचडेनियन। क्या है? सर्किस कचडेनियन। अब हम बात करते हैं आपसे कि जो बाघ की जो गुफाएं हैं वो संख्या में कितनी है। संख्या में है ये 9 गुफाएं। बाघ की गुफाएं कितनी है संख्या में? 9 है, जिसमें से गुफा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इन गुफाओं में चित्रों के बारे में बताया गया है, लेकिन 6, 7, 8, 9 जो है ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। गुफाओं की संख्या 9 है, जिसमें से 5 गुफाओं के बारे में बताया गया है जिसमें क्या क्या चित्र पाए गए हैं, लेकिन जो 4 गुफाएं हैं 6, 7, 8, 9 ये पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसमें आप नोट कर लीजिए कि इसका जो बाघ की गुफाओं में जो भित्ति चित्रण हुआ है वो किसमें हुआ है? टेम्परा विधि में हुआ है। बाघ की गुफाएं कैसी हैं? गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे रंगों का यूज हुआ? लाल, पीला, काला, सफेद और नीले रंग का, और हरे रंग का इसमें प्रयोग वर्जित है। इसका चित्रों की जो अनुकृति का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1921 ईस्वी। अब इसमें आप नेक्स्ट नोट कीजिए कि बाघ की जो गुफाएं हैं वो संख्या में कितनी है? 9। बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? गुफाओं की संख्या है 9। कितनी संख्या है? 9 संख्या है, जिसमें से 5 गुफाएं सेफ हैं। 5 गुफाओं के बारे में हमें मतलब पता पड़ा है इसमें कौन कौन से चित्र हैं। पहली गुफा, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं गुफा। और फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। ये जो 5 गुफाएं हैं इनके उपनाम भी रखे गए हैं, तो यहाँ नोट कीजिए गुफाओं के उपनाम। गुफाओं के उपनाम। पहली गुफा का उपनाम क्या है? ग्रह गुफा। क्या है? ग्रह गुफा। अब आती है दूसरी गुफा। दूसरी गुफा जिसका नाम क्या है? पंच पांडव की गुफा। पंच पांडव की गुफा या गुसाई गुफा, या गुसाई गुफा। तीसरी गुफा है हाथी खाना गुफा। तीसरी गुफा कौन सी है? हाथी खाना गुफा। चौथी गुफा का नाम है रंगशाला गुफा। चौथी गुफा का नाम क्या है? रंगशाला। इसका उपनाम क्या रखा गया? चौथी गुफा का रंगशाला गुफा। 5वीं गुफा का उपनाम है पाठशाला गुफा। 5वीं गुफा का उपनाम क्या है? पाठशाला गुफा। ठीक है, 5वीं गुफा का नाम क्या है? पाठशाला गुफा। पहली गुफा का नाम है गृह गुफा, उपनाम। दूसरी गुफा का नाम है पंच पांडव गुफा। तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना गुफा। चौथी का रंगशाला और 5वीं का पाठशाला गुफा। जिसमें से जो इम्पोर्टेंट जो गुफाएं जो कि टीजीटी के एग्जाम में पूछी भी गई हैं, एक तो इम्पोर्टेंट है गृह गुफा, दूसरी है आपकी पंच पांडव या गुसाई गुफा, और तीसरी हाथी खाना। ये पूछी गई है एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे जो गुफाएं हैं, ये जो पहली गुफा है गृह गुफा, इसमें हमें क्या मिला, इसमें क्या क्या चित्रित था इस गुफा में, तो एक एक गुफा के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहली गुफा की। तो जो पहली गुफा है उसका उपनाम क्या रखा गया है? गृह गुफा। इस गुफा का नाम रखा गया है गृह गुफा। तो इस गुफा में बौद्ध भिक्षुओं के जो है निवास हेतु इसमें चित्रण किए गए। इसमें मतलब ये जो गुफा थी बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई थी, तो उसी से रिलेटेड इसमें चित्र पाए गए हैं। इस गुफा में सभी चित्र जो है वो नष्ट हो चुके हैं,
इस गुफा में सारे चित्र क्या है, इसमें सारे जो चित्र हैं वो नष्ट हो चुके हैं, बस इसमें थोड़ा बहुत जो हमें अगर मिला है तो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए निवास स्थान के बारे में पता चला है। और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए पहली गुफा की, गृह गुफा की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 22 बाई 18 फीट। क्या क्षेत्रफल है इसका? 22 बाई 18 फीट। और इसमें एक भी मूर्ति नहीं मिली है, बस चित्र ही दिखाए गए हैं इसमें पहली गुफा में। आप इसे नोट कर लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है पहली गुफा के बारे में। गृह गुफा के बारे में कि ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु ये बनाई गई है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु ये बनाई गई है। और इसमें ही बता सकते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 22 बाई 18 इसका क्षेत्रफल है। इसी में नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरी गुफा है पंच पांडव की गुफा। दूसरी गुफा कौन सी है? पंच पांडव की गुफा। तो ये जो पंच पांडव की गुफा है, बाघ की गुफा की सबसे बड़ी गुफा है। पंच पांडव की गुफा क्या है? बाघ की गुफा की सबसे बड़ी गुफा है। इस गुफा की जब साफ सफाई की गई तो सन 1926 ईस्वी में इसमें महाराजा सुबंधु जो थे उनका एक दान पत्र मिला है, जिसमें एक चित्रांकन हो रहा है, जिसमें पता चला है उससे दान पत्र से कि उन्होंने एक दसलिक पल्ली नाम का एक ग्राम था जिसकी उन्होंने दान देने का, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो जो दान पत्र मिला है उसी में हमें उसके बारे में जिक्र हुआ है, तो उसे भी आप नोट कर लीजिए। दूसरी गुफा क्या है? पंच पांडव गुफा या गोसाई गुफा। पंच पांडव गुफा। तो बाघ की गुफा की सबसे बड़ी गुफा है पंच पांडव गुफा, ये सबसे बड़ी गुफा है। सारी गुफाओं में 9 गुफाएं, जिसमें से 4 जो है नष्ट हो चुकी हैं। 5 गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है पंच पांडव की गुफा। तो इसमें क्या है? इसमें सुबंधु महाराजा सुबंधु का दान पत्र मिला है। दान पत्र मिला है जिसमें दसलिक पल्ली ग्राम, 10लिक पल्ली ग्राम को दान देने का वर्णन है। ग्राम को दान देने का चित्रांकन है। अब बात करते हैं तीसरी गुफा की, जिसको हम बोलते हैं हाथी खाना गुफा। तो ये जो तीसरी गुफा है इसमें विशिष्ट अतिथियों के लिए रुकने की व्यवस्था थी इस गुफा में। तो ये जो गुफा कैसी थी? इसमें मतलब जो विशिष्ट अतिथि थे उनके लिए ये गुफा बनाई गई थी। तीसरी जो गुफा है किसके लिए बनाई गई थी? हाथी खाना। विशिष्ट अतिथियों के निवास हेतु ये बनाई गई है। बनाई गई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी गुफा की, जो कि है रंगशाला गुफा। तो ये जो रंगशाला गुफा है, इस गुफा में सबसे ज्यादा सुरक्षित अवस्था में चित्र मिले हैं। जो इसकी भीतरी दीवारों में जो चित्र मिले हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित अवस्था में इसमें चित्र मिले हैं चौथी गुफा में, रंगशाला गुफा में। रंगशाला गुफा की दीवारों पर, भीतरी दीवारों पर, रंगशाला गुफा की भीतरी दीवारों पर सबसे ज्यादा सुरक्षित अवस्था में चित्र मिले हैं। सुरक्षित अवस्था में चित्र मिले हैं। ये हो गई रंगशाला गुफा। नेक्स्ट है आपकी पांचवी गुफा। तो पांचवी जो गुफा है वो है पाठशाला। कौन सी है? पाठशाला गुफा। तो इसमें भी कुछ चित्र हैं, कुछ चित्र जो कि सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। किसमें मिले हैं? सुरक्षित अवस्था में
मिले हैं इसमें। पाठशाला गुफा में क्या है, सुरक्षित अवस्था में इसमें चित्र मिले हैं, परंतु वो क्या है, अधिकांशतः खंडित होकर नष्ट हो गए हैं। अधिकांश खंडित हो चुके हैं, वो अधिकांश खंडित हो चुके हैं। तो ये है आपकी पाठशाला गुफा। क्या है, पाठशाला गुफा। तो इसमें आप नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने आपको यहाँ तक तो बता ही दिया था कि पहली गुफा जिसको गृह गुफा बोलते हैं, दूसरी पंच पांडव की गुफा, तीसरी का जो उपनाम रखा गया है वो हाथी खाना गुफा है, चौथी का रखा गया है रंगशाला गुफा, पांचवी का पाठशाला गुफा। जिसमें टीजीटी के एग्जाम में जो पूछे गए हैं लास्ट एग्जाम में, तो उसमें है गृह गुफा के बारे में भी पूछा गया है, पंच पांडव की गुफा और हाथी खाना गुफा के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। और इसी में जो गृह गुफा है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई है। पूछ सकते हैं कि कौन सी बाघ गुफा की वो कौन सी गुफा है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई है, तो आप बताएंगे वो गुफा है गृह गुफा या पहली गुफा। पहली गुफा का उपनाम गृह गुफा रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि बाघ की गुफा में सबसे बड़ी गुफा का नाम क्या है, तो आप बताएंगे सबसे जो बड़ी गुफा का नाम है वो है पंच पांडव की गुफा या गुसाई गुफा। क्या है, पंच पांडव गुफा या गुसाई गुफा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे बड़ी गुफा है। नेक्स्ट इसमें आता है हाथी खाना गुफा, जो कि विशिष्ट अतिथियों के निवास हेतु बनाई गई। किसके लिए बनाई गई थी, विशिष्ट अतिथियों के निवास हेतु हाथी खाना। नेक्स्ट है रंगशाला गुफा, जो कि भीतरी दीवारों पर उसके सबसे ज्यादा सुरक्षित अवस्था में चित्र मिले हैं। उससे नेक्स्ट है पाठशाला गुफा। उस गुफा में क्या है, उसमें भी कुछ चित्र हैं जो कि सुरक्षित अवस्था में है, लेकिन बाकी के जो चित्र हैं वो सब खंडित हो चुके हैं। तो ये हो गया आपका गुफाओं के बारे में। अब हम आपको आगे बताएंगे बाघ की गुफा के कुछ प्रमुख चित्र के बारे में। चलिए आपको बताते हैं बाघ गुफा के प्रमुख चित्र, नोट कीजिए। बाघ गुफा के प्रमुख चित्र। तो जो पहला जो दृश्य है वो क्या है, पहला जो दृश्य है उसमें दो चित्र हैं। उसमें दो चित्र कौन कौन से हैं, एक है वियोग का चित्र। क्या है, वियोग का चित्र। और दूसरा है संयोग का चित्र। दूसरा चित्र क्या है, संयोग का चित्र। अब इसमें आप देखिए, पहला जो चित्र है, पहले दृश्य में जो पहला चित्र है वो है वियोग का चित्र और दूसरा है संयोग का चित्र। तो जो वियोग का चित्र है, इस वियोग के चित्र में क्या है, एक शोकाकुल स्त्री है जो कि रो रही है, और उसी के बगल में दूसरी एक स्त्री खड़ी हुई है जो कि उसको सांत्वना दे रही है। इसी में जो जो स्त्री रो रही है वो एक अपने हाथ से कुछ संकेत कर रही है। क्या कर रही है, कुछ संकेत कर रही है। अब हम बात करते हैं संयोग का चित्र। तो संयोग के चित्र में क्या है, नीले रंग के कबूतरों का जोड़ा है जो कि संयोग का चित्र है। क्या है, संयोग का चित्र है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, वियोग का चित्र में क्या है, शोकाकुल स्त्री रो रही है मुंह छुपाए, और उसी के बगल में दूसरी जो स्त्री है वो क्या कर रही है, दूसरी स्त्री उसको सांत्वना दे रही है। क्या कर रही है, उसको सांत्वना सांत्वना दे रही है। और जो जो स्त्री रो रही है वो क्या कर रही है, वो एक अपने हाथ से संकेत कर रही है। अपने हाथ से रो रही स्त्री अपने हाथ से क्या कर रही है, संकेत कर रही है, कोई इशारा कर रही है, मतलब संकेत कर रही है। तो ये क्या था, ये वियोग का चित्र में बताया गया है। इसी में संयोग के चित्र में क्या है, संयोग के चित्र में कबूतरों का जोड़ा है, नीले रंग के कबूतरों का जोड़ा है जो कि संयोग का दृश्य है।
इसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरा दृश्य है। ये तो हो गया पहला दृश्य जिसमें वियोग का चित्र है और संयोग का चित्र है। दूसरे दृश्य में क्या है, गहरे गहरे वर्ण के चार जो हैं आभूषणधारी पुरुष हैं जो कि एक नीले और पीले रंग की गद्दियों पर बैठे हुए हैं और बगीचे में ये लोग क्या कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। जिसमें से दो लोग जो है मुकुट पहने हुए हैं। जिसमें से एक जो पुरुष है वो जो प्रतीत होता है वो मंत्री के रूप में प्रतीत हो रहा है और जो दूसरा पुरुष है वो प्रतीत होता है एक राजपुरुष के रूप में। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए दूसरा दृश्य के बारे में। दूसरे दृश्य में क्या है, चार गहरे वर्ण के आभूषणधारी पुरुष गहरे नीले पीले गद्दियों पर बैठे हैं। नीले पीले गद्दियों पर बैठे हैं और एक बगीचे में क्या कर रहे हैं, बगीचे में मंत्रणा कर रहे हैं। बगीचे में मंत्रणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बगीचे में मंत्रणा कर रहे हैं। जिसमें से दो पुरुष मुकुट पहने हैं। जिसमें से क्या है, जिसमें से दो पुरुष मुकुट पहने हैं। मुकुट पहने हैं। जिसमें से एक पुरुष मंत्री प्रतीत होता है। जिसमें से एक पुरुष क्या प्रतीत हो रहा है, मंत्री। एक पुरुष जो है मंत्री प्रतीत हो रहा है और दूसरा क्या प्रतीत हो रहा है, राजपुरुष। और दूसरा राजपुरुष प्रतीत हो रहा है। अब हम बात करते हैं, ये जो हो गया पहला दृश्य जिसमें वियोग के चित्र और संयोग के चित्र में बताया हमने आपको। और दूसरे में हमने आपको बताया कि चार गहरे वर्ण के आभूषणधारी जो पुरुष हैं वो नीले और पीले रंग की गद्दियों पर बैठे हुए हैं। एक बगीचे में क्या कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। जिसमें से दो पुरुषों ने मुकुट पहने हैं और जो पहला पुरुष है वो मंत्री के रूप में प्रतीत हो रहा है और दूसरा पुरुष क्या प्रतीत हो रहा है, राजपुरुष के रूप में। अब हम बात करते हैं तीसरे दृश्य के बारे में। तो जो तीसरा दृश्य है उसमें कुछ देव पुरुषों को आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। तो जो देव पुरुष है वो आकाश में विचरण कर रहे हैं। जिसमें से कुछ गंधर्व के रूप में चित्रित हो रहे हैं और जिसमें से कुछ बिच्छुओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी इसमें देव पुरुष हैं वो सब क्या है, गंजे हैं। उनके सर कैसे हैं, गंजे हैं। तो आप तीसरे दृश्य को भी नोट कर लीजिए। बात करते हैं तीसरे दृश्य के बारे में। तीसरा दृश्य तो क्या है, कुछ देव पुरुषों को आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। जिसमें से कुछ गंधर्व दिखाई दे रहे हैं, कुछ गंधर्व और कुछ क्या दिखाई दे रहे हैं, भिक्षु। इसमें से कुछ गंधर्व और कुछ भिक्षु दिखाई दे रहे हैं। सभी के सिर कैसे हैं, सभी के सिर कैसे हैं, गंजे हैं। तो ये क्या हुआ, तीसरा दृश्य। कुछ देव पुरुषों को आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। जिसमें से जो विचरण कर रहे हैं देव पुरुष, उसमें से कुछ जो देव पुरुष हैं वो उसमें से गंधर्व है और कुछ क्या है, कुछ उसमें से भिक्षु हैं। जिसमें से सभी के जो सिर हैं वो कैसे हैं, गंजे। अब हम बात करते हैं इसी में चौथे दृश्य के बारे में। चौथे दृश्य के बारे में इसे आप नोट कर लीजिए। चौथा जो दृश्य है उसमें 5 स्त्री गायिकाओं को चित्रित किया गया है।
क्या है, चौथे दृश्य में क्या है, 5 स्त्री गायिका हैं जिनको चित्रित किया गया है। उनके जो ऊपर का जो भाग है, जिसमें ऊपर से लेके और कमर तक का जो भाग है उनका सुरक्षित अवस्था में है। इसी में जो केंद्र केंद्र मतलब जो बीच में जो स्त्री है, 5 गांव के दो इधर, जो केंद्र में जो स्त्री है वो हाथ में वीणा लिए हुए है, मतलब वाद्य यंत्र वो लिए हुए है। क्या लिए हुए है वो, वाद्य यंत्र लिए हुए है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चौथा दृश्य, चौथे दृश्य में क्या है, 5 स्त्री गायिकाओं को चित्रित 5 स्त्री गायिकाओं को चित्रित किया गया है, जिसमें से केंद्र वाली जो स्त्री है वो वाद्य यंत्र या वीणा हाथ में लिए हुए है, या वीणा हाथ में लिए हुए हैं। और जो ये जो स्त्रियां हैं पांचों, इनके ऊपर से लेकर कमर तक का जो भाग है वो सुरक्षित अवस्था में है। इनका इन स्त्रियों का ऊपर से कमर तक का भाग चित्रित अवस्था में है और ये सभी स्त्रियां जूड़े बांधे हुए हैं। क्या है, जूड़े बांधे हुए हैं। और सभी स्त्रियां जो है नीले रंग की, सभी स्त्रियां क्या हैं, सभी स्त्रियां नीले रंग की चोली पहनी हुई हैं। सभी स्त्रियां नीले रंग की चोली पहनी है। तो ये हुआ आपका चौथा दृश्य। क्या हुआ, ये चौथा दृश्य। अब बात करते हैं पांचवें दृश्य के बारे में। तो जो पांचवें दृश्य में है उसमें नृत्यांगनाओं और वादिकाओं को चित्रित किया गया है, जिसमें से 7 जो हैं पहले समूह में, 2 समूह जिसमें से एक समूह में नृत्यांगना है और दूसरे समूह में वादिकाओं मतलब गायिकाएं चित्रित हैं। तो जो पहला समूह है उसमें 7 नृत्यांगनाओं को एक आठवां जो है पुरुष के आसपास वो क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। मतलब 7 जो नृत्यांगनाएं हैं पहले समूह में, वो 8वें पुरुष के 8वें नंबर का जो पुरुष है उसके पास क्या कर रही है, वो नृत्य कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे समूह की। तो दूसरे समूह में क्या है, 5वें दृश्य के दूसरे समूह में उसमें 6 नृत्यांगनाएं, 6 जो है गायिका हैं जो कि एक पुरुष के पास एक पुरुष का मंडलाकार आकृति में नृत्य कर रही हैं। क्या कर रही हैं, मंडलाकार आकृति में नृत्य कर रही हैं। जिसमें से जो है एक जो है क्या बजा रही है, जिसमें से एक बजा रही है, जिसमें से एक जो है वो बजा रही है मजीरा, दो मजीरे बजा रही हैं जिसमें से, और एक क्या बजा रही है, इसमें से एक बजा रही है मृदंग। 2 स्त्रियां क्या बजा रही हैं, 2 स्त्रियां तो बजा रही हैं मजीरे, और जिसमें से एक जो स्त्री है वो बजा रही है मृदंग, और जो 3 स्त्रियां हैं वो डंडे बजा रही हैं। तो 6 जो स्त्रियां हैं वो एक मंडलाकार आकृति में पुरुष के आसपास मृदंग और ये सब चीजें बजा रही हैं। तो आप इसमें से 5वें दृश्य को नोट कर लीजिए। 5वां दृश्य, पांचवें दृश्य में क्या है, नृत्यांगनाओं और वादिकाओं मतलब गायिकाओं, नृत्यांगनाओं वादिकाओं के 2 समूह हैं। 5वें दृश्य में 2
समूह है जिसमें से पहला समूह जो है, पहले समूह में क्या है, 7 नृत्यांगना है। 7 नृत्यांगनाओं को 8वें पुरुष के आसपास नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? आसपास नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे समूह की। पहले समूह में क्या है, जिसमें से पहले समूह में 7 नृत्यांगनाओं के 8वें पुरुष के आसपास नृत्य करते हुए दिखाया गया, और दूसरे समूह में 6 गायिकाओं को, दूसरे समूह में 6 गायिकाओं को एक पुरुष के चारों तरफ मंडलाकार आकृति में दिखाया गया है। एक पुरुष के चारों तरफ मंडलाकार आकृति में दिखाया गया है। अब जो ये 6 स्त्रियां हैं, ये कौन कौन से मतलब इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि यूज कर रही हैं? तो जो पहली जो स्त्री है, एक स्त्री क्या कर रही है इसमें से, मृदंग बजा रही है। 2 जो स्त्रियां हैं, एक स्त्री और 2 स्त्रियां क्या कर रही हैं, 2 जो स्त्रियां हैं वो बजा रही हैं मजीरे। क्या बजा रही हैं? मजीरे। और इसी में से 3 स्त्री डंडा बजा रही हैं। 3 स्त्री क्या कर रही हैं? डंडा बजा रही हैं। तो ये हुआ आपका 5वां दृश्य। अब हम बात करते हैं छठे दृश्य की। तो छठे दृश्य में क्या है, 17 समूह में 17 लोग जा रहे हैं, जो कि 17 सैनिक लोग जा रहे हैं एक पंक्तिबद्ध दल में, जो कि दिखाए गए हैं जैसे कि किसी एक राजा का जुलूस निकाला जा रहा हो। 17 मतलब सैनिक हैं जो कि उसमें जा रहे हैं, पंक्तिबद्ध एक दल में जा रहे हैं, जो कि लग रहा है जैसे किसी राजा का जुलूस दिखाया जा रहा हो, और वो सभी क्या है, एक जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। तो ये है छठा दृश्य। छठा दृश्य छठे दृश्य में क्या है, 17 सैनिकों को एक समूह में जाते हुए, एक समूह में पंक्तिबद्ध दल में दिखाया गया है, जिसको देख के कैसा लग रहा है, जैसे किसी राजा का, जिसको देखकर प्रतीत होता है, कि किसी राजा का जुलूस निकाला जा रहा हो, किसी राजा का जुलूस